नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त यतेंद्र मौर्य एक बार फिर से आपका सॉल्यूशन क्लासेस में स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, पेपर नंबर 889 का हम सॉल्यूशन देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। मेरे दोस्तों, पहला हमारा क्वेश्चन है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन बिलो आर 4 सेंटेंसेस इन जम्बल्ड ऑर्डर। यानी हमारे पास में 4 सेंटेंसेस है जिनका ऑर्डर फिक्स नहीं है, जिनका क्रम फिक्स नहीं है दोस्तों, और हमें उनमें सही क्रम प्रदान करना है। आइए दोस्तों देखते हैं। शी अंडरस्टूड माई साइंस एंड आई कुड मेक हर डू एज आई विश्ड। शी अंडरस्टूड माई साइंस, वह मेरे इशारों को समझ गई। एंड आई कुड मेक हर डू एज आई विश्ड, और मैं उससे वो काम करवा सका जो मैं चाहता था, जो मेरी मर्जी थी। माई कॉन्स्टेंट कंपेनियन वॉज मार्था। मार्था मेरी एक निरंतर साथी थी। दोस्तों, कंपेनियन का मतलब होता है साथी, ठीक है। आर कुक्स डॉटर, जो कि हमारे रसोइये की बेटी थी। वी इवन हेल्प्ड इन फीडिंग द हेन्स, हमने यहाँ तक कि मुर्गियों को दाना खिलाने में मदद भी की। विच क्राउडेड अराउंड द किचन स्टेप, वे मुर्गियाँ जो कि किचन की सीढ़ियों के पास इकट्ठा हो जाया करती थी। दिस प्लीज्ड मी, और इस बात ने मुझे खुशी दी, ग्रेटली, बहुत। एंड वी स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम टुगेदर, और हमने बहुत सारा समय एक साथ गुजारा। आइए दोस्तों, इन सब का हम क्रम देखते हैं। पहले दोस्तों यहाँ देखिए, ऑप्शन जो पी है वो हमारे प्रोनाउन से शुरू हो रहा है। क्यू को देखते हैं तो माई कॉन्स्टेंट कंपेनियन, तो ये कॉन्स्टेंट कंपेनियन यानी ये नाउन से शुरू हो रहा है। यहाँ पर वी भी मेरा प्रोनाउन है, ठीक है, और दिस भी मेरा यहाँ पर प्रोनाउन का ही रोल अदा करेगा। तो पहले दोस्तों यहाँ पर हम जब समझते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर नाउन से यहाँ पे शुरुआत करेंगे। यानी फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्यों हो जाना चाहिए कि मेरी लगातार के साथ ही मार्था थी, जो कि हमारे कुक की डॉटर थी, ठीक है। अब यानी हमारे पास जो कोई भी ऑप्शन क्यू से शुरू होगा वही हमारा आंसर होगा। यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर अस। क्यू के बाद में पी, क्योंकि यहाँ पर मार्था एक लड़की का नाम है, एक गर्ल का नाम है, ठीक है। तो यहाँ मार्था नाम आया है, तो ये नाउन है, तो अब इसका एक प्रोनाउन आना चाहिए। तो मार्था के लिए ही यहाँ प्रोनाउन आया हुआ है, ये आया हुआ है मार्था के लिए प्रोनाउन, राइट। तो क्यू के बाद में पी आ जाएगा, ठीक है। शी अंडरस्टूड माई साइंस, वो मेरे इशारे समझ जाती थी, और मैं जो भी इच्छा करता था वो मेरा काम करती थी। उसके बाद में एस, दिस प्लीज्ड मी ग्रेटली, और इसी बात ने मुझे बहुत आनंदित किया, और हम साथ में बहुत सारा समय गुजारते थे। यानी पी सेकेंड, थर्ड पर एस, तो फाइनली आर हमारा ऑप्शन 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर अस। आइए आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। दोस्तों, हमें इनडायरेक्ट फॉर्म पकड़नी है, यानी हमें डायरेक्ट दिया हुआ है, हमें इनडायरेक्ट बताना है। आइए देखते हैं। द कैप्टन सेड, सेकेंड फॉर्म आई हमारे पास, ठीक है ना। ये रिपोर्टिंग वर्ब है, इसमें सेकेंड फॉर्म हमारे पास आई है सेड के रूप में। द विंड्स आर टर्निंग अनफेवरेबल, यानी अब यहाँ पे आर के बाद में आईएनजी वाली फॉर्म, मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हमारे सामने है, ठीक है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का जब हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूस में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखते हैं दोस्तों, आइए। सेड का सेड ही रहेगा, जो कि चारों ऑप्शंस में है। द कैप्टन सेड साधारण सेंटेंस है, इसलिए दोनों को जोड़ने के लिए दैट का यूज होगा, दोनों को कनेक्ट करने के लिए दैट का यूज होगा। वो हमारे पास चारों में है। द विंड्स आर,
तो विंड्स वर हो जाना चाहिए। तो ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो गया, क्यों? क्योंकि यहां पर आर ही दिया हुआ है। ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो गया क्योंकि यहां पे विल बी दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा, क्यों? क्योंकि विंड्स वर दिया हुआ है और वर के बाद आईएनजी। ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट क्यों हुआ? क्योंकि यहां पर हेड के बाद थर्ड फॉर्म दे दी। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन डी तो हमें दूर दराज तक ही नहीं होगा आंसर के रूप में। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। प्यारे दोस्तों, हमें पर्यायवाची देना है फॉर द गिवन वर्ड, दिए गए शब्द का। हमारे पास में डिसकंटेंट। दोस्तों, डिसकंटेंट का मतलब होता है असंतोष। डिसकंटेंट का मतलब होता है असंतोष। ठीक है, अब जो असंतोष शब्द बताता है वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, क्योंकि डिससैटिस्फैक्शन। ठीक है, और यह भी क्या बन जाता है? असंतोष ही बनता है, असंतोष। राइट। डिस्कनेक्ट, अब अन्य शब्दों पर भी अपन थोड़ा गौर देते हैं। डिस्कनेक्ट आप देखते हैं, डिस्कनेक्ट का मतलब है जो कनेक्ट नहीं होता है, जो बिना जुड़ा हो। ठीक है, डिसओबीडियंस, डिसओबीडियंस का मतलब होता है अवज्ञा। ठीक है, आज्ञा का विलोम अवज्ञा। ठीक है, डिसमिसल, डिसमिसल का मतलब होता है बर्खास्तगी। किसी को बर्खास्त कर देने की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होती है, वो डिसमिसल होता है। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर अस। लेट्स गो। आइए दोस्तों, सेलेक्ट द मिस स्पेल्ट वर्ड। प्यारे दोस्तों, अब हमें मिस स्पेल्ट वर्ड, मिस स्पेल्ट मतलब किसी इन चार में से किसी एक वर्ड में, एक शब्द में वर्तनी की अशुद्धि है, यानी स्पेलिंग में गलती है, सही नहीं लिखा हुआ, हमें उसको सही करना है। कंटेम्पचुअस पहला ही आंसर, पहला ऑप्शन ही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि कंटेम्पचुअस में टी यू ओ, माफ करें, टी यू ओ एस, कंटेम्पचुअस हो जाना चाहिए। कंटेम्पचुअस। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। प्यारे दोस्तों, अब इन सब के हम मतलब भी देख लेते, सबका मतलब क्या होगा। कंटेम्पचुअस का मतलब होता है तिरस्कारपूर्ण, तिरस्कारपूर्ण। कंटेजियस का मतलब होता है संक्रामक, यानी ऐसी चीज, ऐसा रोग जो कि संक्रमण से फैलता हो, इन्फेक्शियस हो, वो कंटेजियस होता है। अगला है क्रेडुलस। क्रेडुलस का मतलब होता है आशु विश्वासी। कई बार इसे वन वर्ड के रूप में पूछा जाता है। अ पर्सन हु रेडीली बिलीव्स ऑन अदर्स, ऐसा व्यक्ति जो जल्द से किसी पर भी भरोसा कर लेता है, वो क्रेडुलस होता है। वो कंसेंसस, कंसेंसस का मतलब होता है सर्वसम्मति, या हम यूं कह सकते हैं सहमति। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर अस। लेट्स मूव ऑन। अगला सवाल है सेलेक्ट द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। प्यारे दोस्तों में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक वाक्य के लिए एक वर्ड हमें चाहिए, एक शब्द हमें चाहिए। देखें, ऑफ वर्क ऑफ और अ पोजीशन फॉर विच नो सैलरी इट इज पेड, नो सैलरी इज पेड, यानी ऐसा काम, ऐसा पद जिसके लिए कोई भी वेतन नहीं दिया जाता है। प्यारे दोस्तों उसे कहते हैं ऑनरेरी। ऑनरेरी का मतलब होता है मानद,
ठीक है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे क्रिकेटर्स को सेना में, तीनों सेनाओं में किसी अंग में वहाँ पर उपाधियाँ दे दी जाती है, रैंक्स प्रदान कर दी जाती हैं, लेकिन प्यारे दोस्तों वहाँ से उनको सैलरी नहीं दी जाती। क्यों? वो सिर्फ उन्हें रैंक या पद प्रदान किया गया है, उसके लिए वो काम नहीं करते। इसीलिए दोस्तों वो पद या रैंक क्या कहलाएगा? ऑनररी पद कहलाएगा, मानद पद कहलाता है। अन्य शब्द बोनस, बोनस से हम भली बात ही वाकिफ है। मैंडेटरी, मैंडेटरी का मतलब होता है आवश्यक, ठीक है। ऑप्शनल का मतलब होता है वैकल्पिक। तो मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर अस। लेट्स मूव ऑन। अगला सवाल, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू रिप्लेस द अंडरलाइंड segment in the given sentence. If there is no need to do so, choose no improvement. प्यारे दोस्तों अंडरलाइन किए गए भाग को, खंड को हमें सही खंड या भाग से रिप्लेस करना है यदि कोई हो तो, और अगर ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है तो हमें नो इम्प्रूवमेंट पे जाना होगा, ठीक है। माफ करें ये अंडरलाइन नहीं था, हमने इसको कर दिया ऑप्शंस को देखने के पश्चात। तो लॉकडाउन प्रिवेंटेड पीपल टू गो आउट फ्रॉम देयर होम्स, कि लॉकडाउन ने लोगों को अपने घरों से बाहर निकलने से रोक दिया। प्यारे दोस्तों हम देख सकते हैं यहाँ पर प्रिवेंट एक वर्ब है, और प्यारे दोस्तों प्रिवेंट के बाद हमेशा फ्रॉम का यूज होता है, हम देख सकते हैं। तो हमारे पास नो इम्प्रूवमेंट तो वैसे नहीं होगा क्योंकि ये खंड गलत है, तो हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो क्या हो जाएगा? द लॉकडाउन प्रिवेंटेड पीपल फ्रॉम गोइंग आउट ऑफ देयर होम्स, ठीक है। अब आप देखें कि फ्रॉम एक प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद में जिरंड का यूज होता है दोस्तों। प्रेपोजिशन के बाद में जिरंड का यूज होता है। यूं कह सकते हैं कि प्रेपोजिशन के बाद फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी का यूज किया जाता है। आइए दोस्तों कुछ ऐसी वर्ब्स को देख लेते हैं जिनके बाद फ्रॉम का यूज होता है। आइए देखते हैं, जैसे गार्ड फ्रॉम, डिफर फ्रॉम, suffer from, abstain from, refrain from, part from, separate from। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये कुछ एक वर्ब्स हैं जो हमेशा अपने साथ प्रपोजिशन फ्रॉम का यूज लेती है। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, सेलेक्ट द करेक्ट डायरेक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। प्यारे दोस्तों हमें दिए गए सेंटेंस का डायरेक्ट फॉर्म चुनना है। हमें दिए गए सेंटेंस का डायरेक्ट फॉर्म चुनना है। हमें इनडायरेक्ट दिया हुआ है, हमें डायरेक्ट चुनना है। क्वेश्चन इज, आई आस्क्ड हिम वेयर। प्यारे दोस्तों कनेक्टर के रूप में वेयर का यूज किया गया है। वेयर ही हैड गॉन इन हिज कार द प्रीवियस डे, ठीक है। तो प्रीवियस डे आया मतलब यस्टरडे, कि मैंने उसको पूछा कि वो अपनी कार में कल कहाँ गया था। तो प्यारे दोस्तों हैड प्लस थर्ड फॉर्म की बात है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा कि आई सेड टू हिम वेयर डिड यू गो इन योर कार यस्टरडे, ठीक है दोस्तों। क्यों? क्योंकि हम देख सकते हैं
ऑप्शन बी इसलिए इनकरेक्ट हुआ क्योंकि यहाँ पे वर्ब के बाद में आईएनजी वाली फॉर्म है और यहाँ हमारे पास में हेड के बाद थर्ड फॉर्म दी गई है। सी सेक्शन देखिए, आई सेड टू हिम वेयर यू वेंट, यहां पर डायरेक्ट ही सेकंड फॉर्म का यूज दे दिया गया क्योंकि अगर प्रश्न का निर्माण होगा तो हेल्पिंग वर्ब आवश्यक होती है, इसलिए वैसे इनकरेक्ट हो गया। आई सेड टू हिम वेयर हैव यू गॉन इन योर कार द प्रीवियस डे, यहां पर प्रीवियस डे का प्रीवियस डे हो गया, इसलिए हम यहां पर किसका यूज लेंगे, यस्टरडे का यूज लेंगे। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, दिए गए खालिस्तान में उचित शब्द का हमें यूज करना है। आइए दोस्तों, द डॉक्टर्स होप दैट, डॉक्टर्स चिकित्सक आशा करते हैं कि द सोल्जर्स वुंड्स, सैनिक के घाव विल सून डैश हो जाएंगे। तो प्यारे दोस्तों यहां पे घावों की बात है, देखें आप, एक सैनिक के घाव जल्दी ही क्या हो जाएंगे, भर जाएंगे। तो यहां पर ऑप्शन सी हील हमारा आंसर हो जाएगा। अब प्यारे दोस्तों यहां पर आप पूछेंगे सर रिकवर का मतलब भी तो वही होता है। तो प्यारे दोस्तों रिकवर और हील में क्या होता है, जब कोई भी व्यक्ति अपने किसी भी प्रकार की हानि से उबर रहा होता है, चाहे वो शारीरिक हानि हो, चाहे मानसिक हानि हो, चाहे वो आर्थिक हानि हो, तो उससे उबरने की जो लंबी प्रोसेस होती है उसको रिकवर करना कहते हैं। और जब कोई छोटी प्रोसेस होती है, छोटी कोई अवधि में कोई चीज़ सही होनी होती है, ठीक है, उसको हील करना कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे घाव भरने की बात है, तो घाव भरने के लिए यहाँ पर हील का यूज़ किया जाएगा, ना कि रिकवर का यूज़ किया जाएगा। अन्य शब्दों की ओर ध्यान देते हैं। मेंड का मतलब होता है किसी भी चीज़ की मरम्मत करना, किसी भी वस्तु की मरम्मत करना, वस्तु की मरम्मत करना, ठीक है, किसी भी क्षतिग्रस्त चीज की मरम्मत करने को मेंड कहते हैं। और रिस्टोर का मतलब होता है बहाल करना, बहाल करना, ठीक है, पुनः पहले वाली परिस्थिति में लेकर आना। जैसे दोस्तों हम कई बार देखते हैं हम जब नेट सर्फ करते हैं, इंटरनेट सर्फ करते हैं, तो इंटरनेट सर्फिंग के दौरान हमारा नेट अचानक से गायब हो जाता है और जब वापस आता है तो वहाँ पे नीचे एक लाइन लिखी आती है, इंटरनेट हैज़ बीन रिस्टोर्ड, यानी पहले इंटरनेट चला गया तो उसको वापस बहाल कर दिया गया। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू रिप्लेस द अंडरलाइंड सेगमेंट in the given sentence. If there is no need to do so, choose no improvement. प्यारे दोस्तों इस सेंटेंस में दिए गए अंडरलाइन किए गए भाग को हमें सुधारना है, दिए गए उचित विकल्प से उसको रिप्लेस करना है। यदि ऐसे करने की जरूरत नहीं हो तो हमें नो इम्प्रूवमेंट करना है। चलिए दोस्तों, Those whom wants to play the game may join the group. प्यारे दोस्तों यहां पर देखिए wants एक वर्ब आ रही है और वर्ब आ रही है तो हमें यहां पर क्या चाहिए, एक सब्जेक्ट चाहिए, क्योंकि सेंटेंस क्या बन रहा है कि वे जो खेलना चाहते हैं गेम को may join the group, हमारे समूह में ज्वाइन हो सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर सब्जेक्ट की नीड है हमें, क्योंकि वर्ब आई हुई है तो सब्जेक्ट के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, हु की जरूरत पड़ेगी, यानी ऑप्शन ए और सी तो इनकरेक्ट हो गया। अब यहां पर देखना है, क्योंकि यहां पे खेलना चाहते हैं तो हमें यहां पर इज वांटिंग नहीं होगा, क्योंकि वांट एक स्टैटिक वर्ब हो जाती है, स्टैटिक वर्ब आईएनजी नहीं लेती, इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। दोज हु वांट टू प्ले, वे जो खेलना चाहते हैं गेम को, मे जॉइन द ग्रुप, हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव ऑन। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द फॉलोइंग सेंटेंस विच कंटेन्स ग्रामेटिकल एरर। निम्नलिखित दिए गए वाक्य में व्याकरण की त्रुटि जो गलती है वो हमें पहचानिए दोस्तों। आइए पढ़ते हैं।
एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल इन द क्लास परस्यू एटलीस्ट वन हॉबी। प्यारे दोस्तों, देखते ही हमें आंसर सामने सूझ रहा है। आप देखिए यहां पर एवरी के बाद में सिंगुलर नाउन है और यहां पर भी एवरी के बाद में गर्ल सिंगुलर नाउन है। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि ईच और एवरी के बाद सिंगुलर का यूज किया जाता है और वर्ब भी सिंगुलर ही लगती है। तो दोस्तों यहां पर परस्यू ना आकर परस्यूज होना चाहिए, परस्यूज होना चाहिए। तो जहां परस्यूज होगा वही अपना आंसर होगा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़िए। सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। दिए गए सेंटेंस का पैसिव हमें बनाना है दोस्तों। फॉलो, ये फर्स्ट फॉर्म है हमारी। फॉलो ऑल द स्टेप्स, ये इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक्यूरेटली, ये इसका एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो पहले दोस्तों फॉलो ऑल द स्टेप्स एक्यूरेटली, अभी इसका हमें इसका पैसिव बनाना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऑल द स्टेप्स शुड बी फॉलोड एक्यूरेटली, ये हो जाना चाहिए। तो ऑल द स्टेप्स शुड बी फॉलो, यहाँ पर शुड बी के बाद में फर्स्ट फॉर्म आई है, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे शुड बी के बाद में फॉलोइंग आ जाएगा, तो ये भी क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि हमें थर्ड फॉर्म चाहिए। यहाँ पर लेट ऑल द स्टेप्स बी फॉलो, ठीक है, यहाँ पर भी फर्स्ट फॉर्म आ गई, इसलिए ये भी इनकरेक्ट हो गया। लेट ऑल द स्टेप्स बी फॉलोड, यस, दिस इज द सेंटेंस एंड दिस इज द राइट आंसर एज वेल। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा दोस्तों। अब दोस्तों मैं आपको बारे में थोड़ा सा इसको क्लियर करना चाहूँगा कि कहाँ शुड बी का यूज़ किया जाए, कहाँ लेट का यूज़ किया जाएगा। आइए थोड़ा सा देखते हैं दोस्तों। पहली बात तो जब कोई भी सेंटेंस फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है वो हो जाते हैं आपके इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, हिंदी में जिसे कहूं मैं आज्ञार्थक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य। ठीक है, अब मेरे प्यारे दोस्तों जब कभी भी ऐसा हो, अब ये देखना है कि फर्स्ट फॉर्म से जब कभी भी हमारा एक्टिव आए तो उसका पैसिव कैसे बन जाए। दोस्तों उसके दो तरीके हैं। नंबर वन जो है वो ये है कि अगर आपके एक्टिव के सेंटेंस से पता चले कि वहां पे एडवाइस या कोई सजेशन आ रहा है, एडवाइस या कोई सजेशन यानी सलाह की बात हो रही है, तो मेरे प्यारे मित्रों उसका पैसिव बनाने के लिए हमें ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस थर्ड फॉर्म का यूज किया जाना चाहिए। ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस थर्ड फॉर्म का यूज किया जाना चाहिए। लेकिन जब पता चले, जब हमें उस एक्टिव के सेंटेंस से पता चले कि यहाँ पर सेंटेंस में कोई ऑर्डर या कोई कमांड फॉलो हो रही है, यानी किसी आज्ञा की बात हो रही है, ऑर्डर या कमांड आ रहा है, तो मेरे प्यारे दोस्तों उसका पैसिव बनाने का बहुत ही आसान तरीका है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो कि हमारी सेंटेंस में भी हमारे दिए गए क्वेश्चन में लागू हुआ है। तो प्यारे दोस्तों इस तरह से आप एक्टिव का पैसिव बनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। वापस से हमें उचित शब्द का चूज करना है। द फैमिली मेड डैश इंक्वायरीज अबाउट हिज बैकग्राउंड। प्यारे दोस्तों किसी की पृष्ठभूमि, किसी के बैकग्राउंड के बारे में जब कोई इंक्वायरी करनी हो, जब कोई पूछताछ करनी हो, तो पूछताछ कैसे की जाएगी?
डिस्कार्ड करके, डिस्कार्ड का मतलब क्या होता है? डिस्कार्ड करना, मना करना, निस्तारित करना किसी चीज को, है ना, निस्तारित करना किसी चीज को, ठीक है ना। क्या डिस्प्यूटेड रूप से की जाएगी उसकी इंक्वायरी, विवादित रूप से की जाएगी, या फिर डिजास्ट्रस, विनाशकारी रूप से की जाएगी, विनाशकारी, विनाशकारी रूप से की जाएगी, या फिर डिस्क्रीट यानी सतर्क या सावधान होकर की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इंक्वायरी की जाएगी सतर्क और सावधान होकर। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड इडियम इन द गिवन सेंटेंस। ऑन द फेस ऑफ इट नथिंग सीम्स टू बी फिशी अबाउट द मैटर, कि इसके फेस पर कुछ भी फिशी प्रतीत नहीं होता है इस मामले में। प्यारे दोस्तों, फिशी का मतलब होता है संदिग्ध, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, एडजेक्टिव के रूप में, ये एडजेक्टिव के रूप में होगा, है ना। जब फिशी एडजेक्टिव बनेगा तब संदिग्ध हो जाएगा, और नाउन के रूप में भी इसका एक अर्थ होता है फिशी का, यानी मछली के तेल की जो गंध होती है, ठीक है, वो फिशी कहलाती है, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, देखते हैं, इन कंपैरिजन नथिंग सीम्स टू बी फिशी, यानी तुलना करने पर कुछ भी इस मामले में संदिग्ध नहीं प्रतीत होता है, या ऑन डीपर स्क्रूटनी, ऑन डीपर स्क्रूटनी का मतलब गहन जांच, डीपर मतलब गहन, स्क्रूटनी मतलब जांच, कि गहन जांच करने पर कुछ भी फिशी प्रतीत नहीं होता है, संदिग्ध प्रतीत नहीं होता है। फ्रॉम फेशियल एक्सप्रेशन, यानी चेहरे के हाव भाव से कुछ भी फिशी प्रतीत नहीं होता है, या फिर व्हाट अपीयर्स ऑन द सरफेस, कि जो सतह पर प्रतीत होता है उससे तो कुछ भी संदिग्ध नहीं लगता। यस मेरे दोस्तों, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि कह रहा है कि पहली बार देखने में सतह पर जो सामने नजर आ रहा है उससे तो कुछ भी संदिग्ध प्रतीत नहीं होता। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म। हमें दोस्तों एक्टिव फॉर्म देखनी है दिए गए सेंटेंस की। परफेक्शन इज सॉट, दोस्तों इसके बाद थर्ड फॉर्म आई है, यानी पैसिव में अगर इसके बाद थर्ड फॉर्म आई है मतलब एक्टिव किस में होना चाहिए? एक्टिव आपके फर्स्ट फॉर्म में होना चाहिए। एक्टिव आपके फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस के साथ होना चाहिए, राइट। देखते हैं, बाय हिम इन एवरीथिंग ही डज, कि जो कुछ भी वो करता है उसके द्वारा परफेक्शन देखा जाता है। ही इज सीकिंग परफेक्शन, नहीं दोस्तों आईएनजी आ गया, यहाँ पर बीइंग नहीं है इसलिए नहीं होगा। ही सॉट परफेक्शन, ये भी नहीं होगा क्योंकि सेकेंड फॉर्म है, यहाँ पर इसके साथ थर्ड फॉर्म है, ये भी नहीं होगा। ही सीक्स परफेक्शन इन एवरीथिंग ही डज, तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट के साथ एस और ईएस लगा हुआ है, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। वो बिगॉन, मेरे दोस्तों वो बिगॉन, हमें इसका एंटेनम देखना है। एंटेनम मतलब विलोम शब्द। तो वो बिगॉन का मतलब होता है दुखी, दुखी, उदास, ठीक है दोस्तों। अब इसका एंटेनम चाहिए हमें, तो एंटेनम क्या होना चाहिए? खुश, ठीक है। तो इलेटेड, क्योंकि इलेटेड का मतलब क्या होता है? खुश होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अन्य शब्दों पर भी गौर फरमाते हैं। बेरफ्ट, प्यारे दोस्तों बेरफ्ट का मतलब भी आपका वही होता है जो आपके वो बिगॉन का होता है, इसका मतलब ही दुखी ही होता है। डेस्परेट का मतलब क्या होता है? निराश होता है,
ठीक है दोस्तों। और सॉलिटरी, सॉलिटरी मतलब एकांकी, अकेलापन, ठीक है। और आदमी अकेलेपन पे ज़्यादा कब जाना पसंद करता है? जब वो उदास हो, मन में निराशा हो, तब जाना पसंद करता है। तो इसका व्यू बिगॉन का मतलब दुखी, और इसका आंसर हो जाएगा एंटेनम इलेटेड। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों क्लोज टेस्ट पढ़ते हैं। द जज आस्क्ड द प्रिजनर, प्रिजनर का मतलब क्या होता है दोस्तों? कैदी। कि न्यायाधीश ने कैदी से पूछा इफ ही हैड एनीथिंग टू से, कि क्या कहीं कुछ वो कहना चाहता है। द डैश रिप्लाइड, अब जज साहब ने कैदी से पूछा तो रिप्लाई भी कौन करेगा? कैदी करेगा। तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। तो यहां पर द प्रिजनर रिप्लाइड, यानी कैदी ने जवाब दिया। क्या जवाब दिया? आगे बढ़ते हैं। दैट कि ही हैड सेड ऑल ही वांटेड, कि जो उसको कहना था सब उसने कह दिया। इफ ही वर डैश गॉड वुड पनिश हिज अक्यूजर्स, अक्यूजर्स का मतलब दोष देने वालों को, ठीक है। कि इफ ही वर, अब दोस्तों यहां पर एक कोर्ट रूम का सीन चल रहा है। कोर्ट रूम में क्या होता है? या तो आदमी को दोषी करार दिया जाता है या उसको बरी किया जाता है, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों वो कह रहा है कि यदि इफ ही वर कॉन्विक्टेड, यदि उसे दोषी ठहराया जाता है, दोषी ठहराया गया, गॉड वुड पनिश हिज अक्यूजर्स, यानी ईश्वर उसके दोषकर्ताओं को क्या देगा? पनिश करेगा, दंड देगा। फॉर देयर ग्रेट, उनके इस बड़े किसके लिए? इनजस्टिस के लिए। इनजस्टिस मतलब अन्याय। वो कह रहा है कि यदि उसे आरोपी करार दिया जाता है, कॉन्विक्टेड करार दिया जाता है, दोषी करार दिया जाता है, तो गॉड, ईश्वर उसके अक्यूजर्स को दंड देगा उनके इस बड़े अन्याय के लिए। क्योंकि वो जो कैदी था वो सोचता था, शायद कहीं ना कहीं वो जो ही सोचता होगा कि वो निर्दोष है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जज कुड डू व्हाट ही वांटेड, जज वो कर सका जो वो चाहता था। ही हैड अ क्लियर कंसींस, ठीक है ना। कंसींस का मतलब क्या होता है? अंतःकरण, मन जिसे कहते हैं मेरे दोस्तों, अंतःकरण मन कह सकते हैं अपन, कि उसका मन एकदम साफ था, उसका अंतःकरण बिल्कुल साफ था, ठीक है। और तो कह रहा है कि ही हैड अ क्लियर कंसींस, यानी उसका अंतःकरण, उसका मन एकदम साफ था। अन्य शब्दों को देख लीजिए। कॉन्शियस का मतलब क्या होता है? सचेत, सजग, ठीक है। और प्यारे दोस्तों कल्यूशन का मतलब मेरे प्यारे दोस्तों, कल्यूशन का मतलब हो जाएगा षड्यंत्र। और कलीशन का मतलब क्या हो जाएगा? टकराव। तो मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। एंड वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग, यानी उसका अंतःकरण बिल्कुल साफ था, उसका मन एकदम साफ था और वो किसी चीज से नहीं डरा हुआ था। हिज फेथ इन गॉड, ईश्वर में उसका विश्वास, वॉज डैश, वो डैश था, क्या था? ईश्वर में उसका विश्वास रेजोल्यूट था। क्योंकि रेजोल्यूट का मतलब क्या होता है दोस्तों? दृढ़ता। हम नए साल में जब रेजोल्यूशन लेते हैं तो रेजोल्यूशन एक नाउन होता है, वो रेजोल्यूट नाम की इस शब्द से बना है, दृढ़ था वो, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हम कुछ अन्य शब्दों की बात भी कर लेते हैं इनमें से, ठीक है। कंप्लेसेंट, प्यारे दोस्तों कंप्लेसेंट का मतलब होता है अति संतुष्ट। ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है जिद्दी। और स्टालवर्ट का मतलब होता है किसी
संस्था या टीम का समर्थक। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सवाल, गिवन बिलो आर 4 सेंटेंसेस इन जंबल्ड ऑर्डर, यानी दोस्तों हमें एक जंबल्ड ऑर्डर दिया हुआ है। जंबल्ड ऑर्डर मतलब यानी जो 4 सेंटेंसेस हमें दिए हुए हैं उनका क्रम निश्चित नहीं है, हमें उनका क्रम निश्चित करना है। आइए दोस्तों देखते हैं। दैट सॉर्ट ऑफ पोल्यूशन, उस तरह का प्रदूषण, विच इज ऑल्सो वाइड स्प्रेड, जो कि फैला हुआ है, व्यापक है, इन अदर साउथ ईस्ट एशियन नेशन, अन्य दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में भी, रेगुलरली किल्स मरीन वाइल्ड लाइफ, जो कि निरंतर रूप से जल जीवन को या जलीय वन जीवन को मारता है, लाइक वेल्स एंड टर्टल्स, जैसे कि वेल मछली और कछुए, दैट इंजेस्ट द वेस्ट। दोस्तों इंजेस्ट का मतलब होता है निगलना, ठीक है, जो कि अपशिष्ट पदार्थों को निगल लेते हैं। एनवायरमेंटल ग्रुप्स हैव टैग्ड द फिलीपींस, यानी पर्यावरणीय समूहों ने फिलीपींस को टैग किया है एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट ओशन पोल्यूटर्स, यानी दुनिया के सबसे बड़े महासागरों को प्रदूषित करने वाले देशों में से एक बताया है फिलीपींस को। ड्यू टू इट्स रिलायंस, रिलायंस का मतलब क्या होता है दोस्तों? निर्भरता, ठीक है। ड्यू टू इट्स रिलायंस यानी इसकी निर्भरता किस चीज पर? ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक, यानी सिंगल यूज प्लास्टिक पर निर्भरता के कारण। इन थाईलैंड ऑल्सो, थाईलैंड में भी अ व्हेल डाइड, एक व्हेल मछली मर गई थी लास्ट ईयर, पिछले साल, आफ्टर स्वलोइंग। स्वलो का मतलब भी क्या होता है दोस्तों? निगलना होता है, ठीक है, यानी निगलने के पश्चात मोर देन 80 प्लास्टिक बैग, यानी 80 से अधिक प्लास्टिक बैग्स को निगलने के बाद में। एस कहता है इन द लेटेस्ट केस, हालिया केस में, अ व्हेल विद 40 किलोज ऑफ प्लास्टिक ट्रैश, ट्रैश का मतलब होता है दोस्तों कचरा, कि एक व्हेल मछली 40 किलो के प्लास्टिक कचरे के साथ में इन इट्स स्टमक, अपने पेट में, डाइड ऑन सैटरडे, यानी शनिवार को मर गई थी, इन सदर्न फिलीपींस, यानी दक्षिणी फिलीपींस में, वेयर इट वॉज स्ट्रैंडेड अ डे अर्लियर, जहां पर वो एक दिन पहले स्ट्रैंडेड हो गई थी, भटक गई थी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब इसका हमें सही क्रम देखना है। दोस्तों यहां पर देखिए कह रहा है कि दैट सॉर्ट ऑफ पोल्यूशन, उस तरह का पोल्यूशन, किस तरह का पोल्यूशन, ये बात हमें जिक्र में अभी आई नहीं है, ठीक है, इस पी पॉइंट में है नहीं, यानी सबसे पहले हमें उस पोल्यूशन का पता करना पड़ेगा कि किस तरह का पोल्यूशन, उसके बाद में लाइन आएगी, ठीक है। तो यहां पर देखिए हमें यहां ऑप्शन क्यू में पता चलता है कि किस तरह का पोल्यूशन, वो पोल्यूशन है ओशन पोल्यूशन, ठीक है, महासागरीय प्रदूषण, क्योंकि फिलीपींस को दुनिया के सबसे बड़े महासागरीय प्रदूषकों में से एक देश का नाम दिया गया, ठीक है। तो यहां पर ओशन पोल्यूटर्स की बात है, इट मींस क्यों हमारा नंबर 1 पे आना चाहिए, राइट। उसके बाद में ऑप्शन पी यहां पर सेकंड पॉइंट पे आना चाहिए, तो यानी जहां पर क्यू और पी होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडियम, दिए गए मुहावरे का उचित अर्थ हमें बताना है, दिए गए मुहावरे का हमें उचित अर्थ बताना है, जैसे कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, ठीक है ना दोस्तों, इसका मतलब होता है टू बी वेरी एक्सपेंसिव, यानी बहुत महंगा होना। कॉस्ट, टू कॉस्ट एन आर्म एंड ए लेग मीन्स टू बी वेरी एक्सपेंसिव, बहुत कीमती होना, बहुत महंगा होना। टू बी रेयरली अवेलेबल, मुश्किल से ही उपलब्ध होना। टू बी इजी टू ऑब्टेन, यानी किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए बड़ा आसान होना। टू हैव नथिंग टू लूज, यानी खोने के लिए कुछ भी नहीं होना। इन तीनों में से कुछ नहीं होगा, इसलिए डी इज द राइट आंसर। लेट्स गो।
आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द फॉलोइंग सेंटेंस, दिए गए वाक्य में उस खंड का चुनाव कीजिए विच कंटेन्स ग्रामेटिकल एरर, जिसमें कोई व्याकरणीय त्रुटि हो, कोई व्याकरण की ग्रामर की गलती हो। आइए देखते हैं। रेयरली डू स्टूडेंट्स गेट सच एन अपॉर्चुनिटी टू मीट रिनोन साइंटिस्ट। प्यारे दोस्तों, देखते ही हमारा सवाल पूरा हो जाता है। ऑप्शन सी इसमें आएगा। क्यों? क्योंकि साइंटिस्ट एक नाउन है और नाउन की बात करने के लिए हमें एडजेक्टिव चाहिए। ठीक है, तो यहां पर रिनोन ना होकर यहां पर रिनोन्ड होना चाहिए था। ठीक है दोस्तों, तो रिनोन्ड होना चाहिए था, रिनोन्ड साइंटिस्ट होना चाहिए। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सेलेक्ट द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इन द गिवन वर्ड। दिए गए शब्द का प्यारे दोस्तों हमें यहां पर वन वर्ड देना है। ठीक है, एंड ऑब्वियसली ट्रू यानी वास्तविक रूप से सच, बट हैकनीड स्टेटमेंट, लेकिन घिसा पिटा कथन। प्यारे दोस्तों, हैकनीड का मतलब होता है घिसा पिटा। यानी जो बार बार यूज में लिया जाए वो घिसा पिटा हो जाता है, हैकनीड। तो ऐसा स्टेटमेंट, ऐसा कथन जो कि सच तो है लेकिन घिसा पिटा सा है। ठीक है, ट्रूइज्म, नियोलॉजिज्म, ठीक है, आइकॉनिक और सलेसिज्म। तो प्यारे दोस्तों हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अन्य शब्दों पर भी ध्यान देते हैं। नियोलॉजिज्म का मतलब होता है नवनिर्मित शब्द, नवनिर्मित शब्द, ऐसा शब्द जो नया नया बनाया गया है। आइकॉनिक का मतलब होता है दोस्तों प्रतिष्ठित। ठीक है, और सोलेसिज्म का मतलब होता है कोई व्याकरणीय त्रुटि। त्रुटि मतलब गलती, यानी जब भी कोई भी व्याकरण की कोई गलती होती है, ग्रामर की कोई गलती होती है, दैट इज कॉल्ड सोलेसिज्म। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यस, सेलेक्ट द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। हमें दोस्तों जो सही वर्ड लिखा गया, जिसकी वर्तनी शुद्ध है, जिसकी स्पेलिंग करेक्ट है, वो हमें चुनना है। तो प्यारे दोस्तों हम देख पा रहे हैं ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, पार्सिमोनियस। पार्सिमोनियस का मतलब होता है कंजूस। पार्सिमोनियस का मतलब क्या होता है दोस्तों? कंजूस। ठीक है, इसके कुछ और भी सिनोनिम्स होते हैं, हम देख लेते हैं उनको। पार्सिमोनियस, निगार्डली, माइजरली। प्यारे दोस्तों ये सभी आपके पार्सिमोनियस के सिनोनिम्स होते हैं। ठीक है, अब मेरे प्यारे दोस्तों अन्य शब्दों की ओर भी अपन ध्यान देते हैं, पर वेरिकेट नहीं होता दोस्तों, ये प्री वेरिकेट होगा। ये प्री वेरिकेट। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो सीधी सी बात मैं कह सकता हूं, झूठ बोलना। ठीक है, और मेरे प्यारे दोस्तों अंतिम जो शब्द है वो पीडियाट्रिक्स होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं पीडियाट्रिक्स में ये स्पेलिंग होना चाहिए था, ये होना चाहिए था पीडियाट्रिक्स, जिसका मतलब क्या होता है? बाल चिकित्सा, यानी बच्चों की चिकित्सा, बाल चिकित्सा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो प्यारे दोस्तों आज ये हमारा पेपर नंबर 889 का सलूशन पूरा होता है। आशा करता हूँ आप सबको समझ में आया होगा, और जितने भी नए वर्ड आपके जीवन में आए उन सबको आप अपनी नोटबुक में लिखिएगा और उन्हें रेगुलर यूज़ करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि सारा गेम आदत का है। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।